कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट यानी कि a इनटू एक वेरिएबल क्या है x मैट्रिक्स इनटू x इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है b। वेरिएबल वाली मैट्रिक्स किसके बराबर होगी, ये जो a मैट्रिक्स था इसका इनवर्स इनटू b के इक्वल। अगर आपका ये 0 के इक्वल होता है, अगर ये मैट्रिक्स 0 होता है, अगर ये मैट्रिक्स आपका 0 होता है तो ऐसी मैट्रिसेस को हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन भी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट को आप लोग आराम से अपनी आंखों में बसा लो, स्क्रीनशॉट लेना है, जो करना है आप लोग उसको आराम से देख लो, निहार लो और समझ लो। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। तो मान लो मेरे पास 3 नंबर है, लेट डिटर्मिनेंट चैप्टर से एक सवाल जो आपके पास लगभग 90% जरूर आता है, वो होता है बेटा सॉल्विंग द इक्वेशंस। कि अगर आपके पास इक्वेशंस दी जाती है तो कैसे आप अपना मैट्रिक्स का यूज करके उस इक्वेशंस को सॉल्व कर पाते हो। तो उसी कॉन्सेप्ट को और उससे रिलेटेड कुछ सवालों को हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने डिटर्मिनेंट्स चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है, जैसे कि हमने अपने बैच में भी खत्म करवा दिया है ना, जो हमारा प्रारंभ बैच है उसमें हम खत्म करवा चुके हैं इस चैप्टर को। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हो। यहां पे हम उस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ सवालों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि इस टॉपिक को आप लोग जरूर कर लेना। तो बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ, लेकिन उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। एंड आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे सॉल्विंग द इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस की, यानी कि एक सवाल जो आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा। और यह सवाल सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं डिटर्मिनेंट से पूछे जाने के। सबसे पहले इस सवाल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सवाल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान लो अगर आपके पास 3 इक्वेशन दी गई है, a1x, जनरली आपके पास 3 ही इक्वेशन होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2z, दूसरी इक्वेशन ये इक्वल्स टू d2। तीसरी इक्वेशन ये है आपके पास a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। तो आपके पास ये 2-3 इक्वेशंस है। आपके पास जनरली जो आपके सिलेबस में सिर्फ 3 इक्वेशन है, बट अगर 3 से भी ज्यादा होती है तो भी आप अपने इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये आपके पास 3 इक्वेशन दी जाएंगी। अब मैट्रिक्स का यूज करके आप कैसे अपनी इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने का मतलब है आपको एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज निकालनी। यहां पे आप एक चीज को देखोगे, अगर आपको एक बात पता चल रही होगी क्या, कि कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई अगर मैं वेरिएबल से कर दूं, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई अगर मैं वेरिएबल से कर दूं तो आपको कांस्टेंट टर्म मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म मिलेगा, है ना। मतलब क्या है आपका यहां पे देखो, a1 क्या है, कोएफिशिएंट, x क्या है, वेरिएबल। x को मतलब जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं कोएफिशिएंट से तो हमें क्या मिल रहा है, कांस्टेंट। हर जगह यही हो रहा है, कोएफिशिएंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट, कोएफिशिएंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये वाला फंडा आपको याद रखना है। अब यहां पे आपको बेटा एक मैट्रिक्स कंसीडर करनी है A, और इस A मैट्रिक्स के अंदर आपके पास जो कोएफिशिएंट्स है वो एलिमेंट्स आ जाएंगे, A1, A2, A3, है ना। इसी प्रकार से B1, B2 और B3 ये आपके पास यहां पे आ जाएगा, C1, C2 और C3, ठीक है भैया। तो ये मैट्रिक्स आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी, A मैट्रिक्स। अब उसके बाद आपको एक और मैट्रिक्स कंसीडर करनी है B जो मैट्रिक्स होगी बेटा वो मैट्रिक्स होगी आपके पास ये जो कांस्टेंट टर्म है, क्या है, D1, D2 और D3, ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है। तो ये आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स B के अंदर। फिर एक और मैट्रिक्स है बेटा आपके पास मैट्रिक्स X, जिसके अंदर आपके पास क्या आएंगे, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल, यानी कि X, Y और Z, ये आपके पास वेरिएबल्स इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है जी। तो आपके पास एक मैट्रिक्स बन गई है A, एक बन गई है B और एक मैट्रिक्स बन गई है आपके पास X, ठीक है बाबू। तो ये 3 मैट्रिक्स बनाना कोई आसान वो मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। आप आसानी से 3 मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हो इनका यूज करके। अब यहां पे देखो A क्या है, कोएफिशिएंट। A किसकी मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट। तो मैंने क्या कहा था, कोएफिशिएंट यानी कि A इनटू एक वेरिएबल क्या है, X मैट्रिक्स इनटू X इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, कांस्टेंट क्या है B। तो अगर मैं इस ऊपर वाले फंडे को देखूं,
कोएफिशिएंट इनटू वेरिएबल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यही इक्वेशन है ना आपके पास। तो ये इक्वेशन का यूज करके मैंने एक रिलेशन निकाल लिया। अब अगर मैं दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ए इनवर्स से इधर भी, ए इनवर्स से इधर भी, और ए इनवर्स से मैंने इधर भी मल्टीप्लाई करा दिया, तो बेटा ए इनवर्स से ए कट जाएगा, आइडेंटिटी बच जाएगा, आइडेंटिटी इंटू एक्स, एक्स यानी कि वेरिएबल इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, यानी कि आइडेंटिटी इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी, एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या है, वेरिएबल वाली मैट्रिक्स किसके बराबर होगी, ये जो ए मैट्रिक्स था इसका इनवर्स इंटू बी के इक्वल। तो अगर आप यहां से एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको बी मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, जो कि आसान है निकालना। ए मैट्रिक्स का इनवर्स आपको पता होना चाहिए। अब ए मैट्रिक्स का इनवर्स, ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है बेटा, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपका क्या होता है, ये आपका ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ये आपका ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप आसानी से निकाल सकते हो। दिक्कत आपको क्या देता है, दिक्कत आपको देता है सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप कैसे निकालते हो, एडजॉइंट ऑफ ए आप लोग निकालते हो कैसे, वो एक मैट्रिक्स होती है कोफैक्टर्स वाली जो मैट्रिक्स होती है, उसका ट्रांसपोज जब हम करते हैं, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब हम करते हैं तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता है ना। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हो। अब बेटा सबसे पहले क्या है, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, वहां से आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके। उसके बाद बेटा आपने ए इनवर्स निकालोगे। ए इनवर्स कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए यहां से डिटर्मिनेंट, सवाल जब मैं कराऊंगा तो समझ भी आ जाएगा, फिर वहां से आपका ए इनवर्स भी निकल जाएगा। तो ये बहुत छोटी सी और बहुत काम की बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप लोग ये वाला इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करना चाहते हो। अब यहां पे कुछ 2-3 बातें और हैं। देखो, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता तो ऐसी मैट्रिसेस का आप लोग इनवर्स निकाल सकते हो, ऐसी मैट्रिक्स का आप लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, है ना, एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स क्या होता है बेटा, एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स में ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के इक्वल आ जाए, अगर किसी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाए तो ए इनवर्स जो है डू नॉट एग्जिस्ट, उस केस में आपके पास ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। कुछ और काम की बातें शायद आपने पहले भी पढ़ी होंगी। अगर आपका ये जो बी मैट्रिक्स होता है बेटा, अगर आपका ये 0 के इक्वल होता है, अगर ये मैट्रिक्स 0 होता है, अगर ये मैट्रिक्स आपका 0 होता है तो ऐसी मैट्रिसेस को हम लोग होमोजीनियस इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपका b डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो ऐसी इक्वेशंस को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, क्लियर है इतनी बात। अच्छा, अब उसके बाद बेटा आपके पास कभी कभार वो सॉल्यूशन से रिलेटेड भी चीजें पूछ लेता। अच्छा, इसको हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, कभी कभार वो आपसे क्या पूछ लेता है, कभी कभार वो आपसे पूछ लेता है बेटा सॉल्यूशन से रिलेटेड। अगर देखो, या तो आपके सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, या तो आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या तो आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब सॉल्यूशन या तो होता है या तो नहीं होता है ना। मतलब सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू, सॉल्यूशन डू नॉट
एग्जिस्ट। ठीक है, आपके पास ये जो सॉल्यूशंस होते हैं या तो वो एग्जिस्ट करते हैं या तो वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना। मतलब x और y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी और नहीं। और आपने लोअर ग्रेड्स में कहीं ना कहीं ये पढ़ा है कि अगर आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा बेटा तो वो दो प्रकार के सॉल्यूशन, मतलब एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है। ऐसी इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं। और कंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती हैं? अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उन्हें क्या बोला जाता है? कंसिस्टेंट इक्वेशंस। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इनको बोला जाता है बेटा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सवाल को करने से पहले ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। हमारी ये जो सीरीज है ना बेटा, इस सीरीज का मकसद ही ये है कि एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझाया जाए। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब उसके बाद या तो कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट में भी बेटा आपके पास दो तरह के सॉल्यूशन आ जाते हैं। एक होता है बेटा आपके पास यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जब आपके पास x, y और z की वैल्यू क्या होती है? यूनिक होती है। यूनिक मतलब या तो x की वैल्यू कुछ आएगी, y की वैल्यू कुछ आएगी, z की वैल्यू कुछ आएगी। तो ऐसे केसेस में आपका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू, आप इक्वेशन को देख के बता सकते हो यूनिक है या कैसा है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो वो आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आपके पास एक और प्रकार का होता है जिसे बेटा बोला जाता है मैनी सॉल्यूशन भी क्या होता है? कंसिस्टेंट के ही अंदर आता है मैनी सॉल्यूशन। अब मैनी सॉल्यूशन क्या होता है? मैनी सॉल्यूशन के केस में आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 0 के इक्वल हो जाता है। एक और चीज होती है वो भी बताता हूं, लेकिन सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाता है आपका? 0 के इक्वल। और इनकंसिस्टेंट क्या हो जाता है बेटा? इनकंसिस्टेंट हो जाता है नो सॉल्यूशन वाला, जिसमें लाइंस पैरेलल होती थी, आपने शायद 10th ग्रेड में भी पढ़ा होगा। यानी कि नो सॉल्यूशन, यानी कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। और इस केस में भी आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? आपका 0 के इक्वल हो जाता है। बस जो ध्यान रखने वाली बात होती है ना मैनी सॉल्यूशन, पहले आप एक बार ही पूरा देखो। आपके पास बेटा इक्वेशन है, अगर आपका b 0 के इक्वल है तो वो होमोजीनियस होता है, अगर b 0 के इक्वल नहीं है तो नॉन होमोजीनियस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास दो तरह की इक्वेशन होती है, या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या तो नहीं करेगा। एग्जिस्ट करेगा तो कंसिस्टेंट होता है, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट होता है। अब अगर बेटा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो आपके पास कैसा सॉल्यूशन हो जाता है? वो हो जाता है बेटा यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन वहीं अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाए, तो बेटा आपके पास मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन का केस बनता है। लेकिन यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, क्या? कि अगर आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स 0 के इक्वल आ गई, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स 0 के इक्वल आ गई तो वो मैनी सॉल्यूशन है। और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो वो आपके पास नो सॉल्यूशन का केस बन जाता है। एक बार इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को आप लोग आराम से अपनी आंखों में बसा लो, स्क्रीनशॉट लेना है, जो करना है आप लोग उसको आराम से देख लो, निहार लो और समझ जाओ। ठीक है, समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर दोबारा से पॉज करो और पीछे जाके देखो। अब इससे रिलेटेड एक सवाल कर लेते हैं, सवाल क्या कहता है? सवाल कुछ इस प्रकार से है, कहता है क्या? द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, तीन नंबर्स का सम क्या है? 6 है। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3 and add second number to it, we get 11। अगर मैं तीसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करूं और सेकंड नंबर में ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 11। By adding first and third number, we get double of the second number।
तो आपके पास कुछ कुछ बातें बताई गई है। रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन एल्जेब्रिकली और फिर उसके बाद फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। देखो क्या कहते हैं, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। तो मान लो मेरे पास 3 नंबर है, लेट द 3 नंबर्स बी एक्स वाई और जेड। 3 नंबर्स मैंने क्या मान लिए, एक्स वाई और जेड। अब इक्वेशन क्या कहती है, 3 नंबर्स का सम x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 6 है। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर, अगर मैं तीसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तीसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तीसरा नंबर क्या है z, z को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट, सेकंड नंबर को इसमें ऐड कर दूं, सेकंड नंबर क्या था y, इसमें ऐड कर दूं, विल गेट 11, हमें क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। ठीक है, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, पहले और तीसरे नंबर को अगर मैं ऐड करूं, सो विल गेट द डबल ऑफ द सेकंड नंबर, तो हमें क्या मिलेगा, पहले और तीसरा नंबर क्या है, z है, तो हमें क्या मिलेगा, डबल ऑफ द सेकंड नंबर, यानी कि दूसरे नंबर का डबल मिलेगा। तो ये आपके पास इक्वेशंस बन गई। अब इन इक्वेशंस को थोड़ा सा रीफ्रेम आपको करना है। रीफ्रेम कैसे करोगे, पहली इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना है, 6 है। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन में x नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 इंटू एक्स रहा होगा, है ना, 0 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी, y प्लस 3z इक्वल्स टू 11, है ना। दूसरी इक्वेशन में x नहीं था तो x लाना पड़ेगा हमें। तीसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास बन गई है 3 इक्वेशंस। अब इन तीनों इक्वेशंस को आपको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको पता है बेटा, आपको 3 मैट्रिक्स लेनी है, एक है A, एक है B और एक है C, X वाली। तो ए मैट्रिक्स क्या होगी, ए मैट्रिक्स आपकी कौन सी मैट्रिक्स है बेटा, ए मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यहां पे x के कोएफिशिएंट 1 है, दूसरे में 0 है और तीसरे में क्या है, 1 है। y का कोएफिशिएंट 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2, है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है, z का कोएफिशिएंट 1 3 1 1 3 1। तो ये क्या है बाबू, ये क्या है, आपके पास एक मैट्रिक्स A बन गई। अब ऐसे ही बेटा दूसरी मैट्रिक्स B बना लो। B मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो कांस्टेंट है, 6 है, 11 है और 0 है, कांस्टेंट टर्म्स। और आपके पास एक मैट्रिक्स है बेटा वेरिएबल्स की, जो कि है X, इसके अंदर जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं X है, Y है और Z है। तो ये 3 मैट्रिसेस आपको अब अगले स्टेप में फॉर्म कर देनी होती है। फिर उसके बाद आपको पता है आपकी इक्वेशन क्या है। आपकी इक्वेशन कहती है क्या, कहती है भैया जो x होगा वो x किसके बराबर होगा, a इनवर्स इंटू बी के बराबर होगा। x जो होगा वो किसके बराबर होगा, a इनवर्स इंटू बी, और a इनवर्स किसके बराबर होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए आप कैसे निकालोगे, देखो मैंने आपको बताया आपको एक कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनानी है, तो आपको सबसे पहले कोफैक्टर C11 बताना पड़ेगा। C11 कैसे बताओगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कोफैक्टर्स मैं ये मान के चल रहा हूं आपको आते हैं, नहीं आते तो बेटा बहुत बड़ा पाप कर लिया आपने। 1 इंटू 1 हो जाएगा, 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। साइन इनका बाद में चेंज करूंगा। C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 -3 और फिर हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 और -1 हो जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 -1 0 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम -2 -1 -3 हो जाएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बाबू, 1 3 -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 3 -0 कितना हो जाएगा,
3 माइनस 0 3 हो जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 माइनस 0 3 हो जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 1 हो जाएगा। अब इनके साइन भी चेंज करने, तो साइन चेंज होता है बेटा इसका, है ना 1 2, इसका नेगेटिव, इसका 3 1, इसका, ठीक है। तो जो अरे बस 3 वाले जहाँ पे आए थे वहीं पे बस साइन चेंज हुआ है ना। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। तो अगर मैं एडजॉइंट निकालूं इनका, अगर मैं इनका एडजॉइंट निकालूं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा, ये जो आपके पास पहले कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स वाली जो मैट्रिक्स बनी है, कोफैक्टर्स वाली जो मैट्रिक्स बनी है, कोफैक्टर्स ऑफ ए, उसको लिख लो। कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स क्या कहती है, 7 आएगा यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे +3 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ये आपकी कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स बन गई। अब इसका एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या कहता है, एडजॉइंट ऑफ ए कहता है कि जो आपके पास 7 3 -1 -3 0 और 3, फिर 2 -3 और 1, ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए वाली मैट्रिक्स बन गई है। ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाल लिया है ना। ये आपने क्या कर दिया है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। 7 -3 -1 और -3 0 3 2 -3 और 1, ये आपने एडजॉइंट निकाल लिया। अब बेटा आप लोग क्या करोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे अगले स्टेप में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक कर लेते हैं 0 के इक्वल है या नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप कैसे निकालोगे, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, को फैक्टर्स को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 -3 और ये क्या हो जाएगा, -3 आएगा ना, +3 हो जाएगा ना, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, +3 -1, तो 7 और 3 10 और 1 9, तो 9 आ गया, यानी कि डज नॉट इक्वल्स टू 0। डज नॉट इक्वल्स टू 0 यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि आप इसका इनवर्स निकाल सकते हो, है ना। कैसे निकालेंगे, आ जाओ। अब देखो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है बेटा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि 9 इंटू एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट है 7 3 -1 7 3 -1 -3 0 3 और 2 -3 1 2 -3 और 1 2 -3 और 1, ये आपके पास क्या है, ए इनवर्स आ गया। अब जैसे ही आप ए इनवर्स निकाल लेते हो ना बाबू, जैसे ही आप ए इनवर्स निकाल लेते हो, बस इस इक्वेशन में आ जाओ। इक्वेशन क्या कहती है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। अब बस मेरे भाई ना तुम आओ देखोगे ना तुम ताओ देखोगे, और सीधा इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। x यानी कि x y और z ये मैट्रिक्स है, और ए इनवर्स यानी कि 1/9 तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 1, है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, बी मैट्रिक्स से। बी मैट्रिक्स क्या है बेटा, कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स, कांस्टेंट 6 11 और 0, 6 11 और 0, क्लियर है। बस अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है भैया। आपको आई होप मल्टीप्लाई करना तो आता होगा, 1/9 एज इट इज रहेगा, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 6 42 42 -33 इंटू 0, तो 42 -33 कितना बचेगा बाबू, 9 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 3 18 18 18, बस 18 ही रहेगा। -6 33 में से अगर 6 गए तो 27 बचते हैं, 27 बचते हैं। तो ये अब अगर मैं 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, 1/9 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मैट्रिक्स आपकी बनेगी 1 2 और 3 वाली। और आपको पता है ऊपर मतलब ये क्या है, x के इक्वल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी 2 और z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3।
ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोग अपना ये सवाल सॉल्व करते हो और आपके पूरे के पूरे 5 मार्क्स बन जाते हैं। अब यहां से आपके पास क्वेश्चन को ट्विस्टेड तरीके से घुमा घुमा के करते हैं, जो कि हमने बैचेस में बहुत सारे क्वेश्चंस किए भी हैं। बाकी अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर और सवाल चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा कि और किस किस प्रकार के सवाल वो आपसे यहां से पूछता है। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस अमेजिंग सेशन। अब हम मिलेंगे नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय गाइस।